नमस्कार साथियों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अर्जुन सर आपके लिए लेके आया हूं नई टीएनसी एक्सप्रेस क्लास। और टीएनसी एक्सप्रेस क्लास में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों कर्च वॉकिंग। जिन बच्चों को पता नहीं है कि टीएनसी एक्सप्रेस क्लासेज क्या होती है या ये क्यों चलाई जाती है, उनको जो है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों। टीएनसी नर्सिंग क्लासेज की तरफ से जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस चलाई जाती है। वो हर एक दूसरे दिन जो है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो आपके पास में आती है। टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में जो है वो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसकी टोटल जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो टॉपिक जो है वो एग्जाम की दृष्टि से जो है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें एग्जाम में जो है वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में आने चाहिए, या ऐसी कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए जिसके अंदर से जो है वो उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता हो। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है दोस्तों कि उस टॉपिक को बच्चों को समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो, या यूं कह सकते हैं कि वो टॉपिक जो है वो हार्ड हो, उससे रिलेटेड बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और जिन बच्चों के या जो टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते दोस्तों, वो टॉपिक हमें बताइए, हम उस टॉपिक को जो है वो क्लियर करेंगे। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है कि दोस्तों उस टॉपिक में हम कंप्लीट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी लाते हैं, यानी कि उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आगे पूछने की संभावना है, वो सारे के सारे हम जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस में लाते हैं। यानी कि पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में देखते हैं, या उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं उन सबको देखते हैं। क्लियर है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चौथा, वो होता है कि जिन बच्चों को या जो टॉपिक बच्चों को हार्ड लगता है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो टॉपिक बता सकते हैं। जैसे हमने पहले जो है वो काफी सारे टॉपिक डाले थे, डायलिसिस के डाले थे, देन उसके बाद जो है वो वेंटिलेटर के डाले थे, तो बच्चों के कमेंट आए थे कि सर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कर्च वॉकिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन होता है कि कर्च वॉकिंग में पॉइंट गेट क्या होते हैं, कौन से में क्या चीज होती है। तो बच्चों ने क्या हुआ कि एग्जाम लेने के लिए जो है वो हार्ड से हार्ड टॉपिक सेलेक्ट करके दिया, और वो दिया है मुझे कर्च वॉकिंग। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, अगर आप लोग जो है वो ढाक हैं तो टीचर भी जो है वो पात होते हैं। आप कितने भी हार्ड लेके आए, यूं ही हमने जो है वो 20 सेंट्रल एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं किए हैं, उसके पीछे जो है वो हमारी मेहनत थी और हमारे कंसेप्ट क्लियर थे। तो कोई नहीं दोस्तों, आज शुरू करते हैं कर्च वॉकिंग। कर्च वॉकिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, की पॉइंट कौन कौन से आते हैं, और ये भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपने आज तक कर्च वॉकिंग पढ़ा होगा लेकिन आज के जैसा आप नहीं पढ़ोगे। अगर आज के लगे आपको तो उसके बारे में बता सकते हैं कि सर अर्जुन सर मजा नहीं आया, तो आप बता सकते हो। आज का टॉपिक जो है वो इस तरीके से क्लियर करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में क्या क्या चीजें होगी हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, यानी कि कर्च वॉकिंग हमारे पास में टॉपिक सेलेक्ट हो गया, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, उन सब चीजों को ले लेते हैं। सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्चुअली कर्च वॉकिंग है क्या चीज, या कर्च जो है वो होता क्या है, और उससे वॉकिंग जो है वो क्यों की जाती है। इन सब के बारे में जो है वो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में डेफिनेशन कि एक्चुअल में कर्च वॉकिंग की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें की पॉइंट के बारे में। की पॉइंट जो सबसे ज्यादा इसका जो है वो मेन थिंग्स है, की पॉइंट और टाइप जो है वो आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। की पॉइंट में क्या होते हैं, की पॉइंट से अब तक एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस तरीके से कि एक्जिला की हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारा एल्बो का जो है वो एंगल कितना होना चाहिए, कौन कौन से जो है वो कर्चेज होते हैं, वॉकर और कर्च में जो है वो क्या डिफरेंस होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अभी जस्ट नोट सेट जो अभी गया नोट सेट 2020, उसी में जस्ट ये पूछा गया था, नोट सेट 2021, उसमें सीधा सीधा जो है वो पूछा गया था कि कर्च में जो है वो हमारे पास में क्या मेन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है या क्या डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप। टाइप में जो है वो इतने कंफ्यूजन आते हैं,
लेकिन हमारी क्लास में कंफ्यूजन का तो जो है वो दोस्तों सवाल ही नहीं होगा। 4 पॉइंट गेट क्या होता है, 2 पॉइंट गेट क्या होता है, 3 पॉइंट गेट क्या होता है, स्विंग टू गेट क्या होता है, स्विंग थ्रू गेट क्या होता है, जब अप स्टेयर करते हैं तो हमें किस तरीके का गेट रखना है या क्या प्रोसीजर है, जब हम सीढ़ियां उतरते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, जब बैठेंगे तो किस तरीके से बैठेंगे, खड़े होंगे तो किस तरीके से होंगे, तो दोस्तों इन सब के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। यानी कि आज हमारे पास में जो मेन चीज होने वाली है वो है हमारे पास में की पॉइंट। क्या होंगे दोस्तों? की पॉइंट और टाइप्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू अगर टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आपके एमसीक्यू जो है वो चुटकियों में निकलेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपको पता होगा दोस्तों कि आपने करचेज देखी होगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है वो आपको 3 इमेज बताई है। ये है दोस्तों करचेज, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे ये हमने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो अपंग लोग होते हैं या कई बार फ्रैक्चर की कंडीशन में जो है वो इनका यूज लिया जाता है। तो ये दोस्तों ये होता है हमारे पास में एक्जिला में लगता है, जिसको एक्जिला पॉइंट बोलते हैं। ये हमारे पास में हैंडल आता है जिसको हम जो है वो पकड़ते हैं, और उसके बाद में ये जो है वो हमारे पास में नीचे रबर का पॉइंट आता है जो कि सरफेस पे लगता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं एक्जिलरी करचेज। एक्जिलरी कर्च क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि ये एक्जिला में यहां पे लगती है और इस तरीके से जो है वो आगे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्जिलरी करचेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोरआर्म कर्च। फोरआर्म कर्च क्या होता है दोस्तों? ये काफी ज्यादा यूजफुल भी ली जाती है और मॉडर्न जमाने के हिसाब से जो है वो इसको देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सेफ भी है। इसमें क्या करते हैं, ऊपर जो है वो एक हैंडल डालने का आता है और उसके बाद इस हत्थे को पकड़ते हैं, यानी कि इसको जो है वो इस तरीके से पकड़ा जाता है, यहाँ पे हैंडल आता है और इस तरीके से पकड़ते हैं। ये दोस्तों आता है प्लेटफॉर्म करचेज। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास में जो ये एरिया है, ठीक है, रेडियस अल्नर वाला एरिया है, उसको रखते हैं और आगे यूं पकड़ने का आता है, जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये जो चीजें देख रहे हो वो आती है हमारे पास में करचेज। अब इनका यूज क्या है? यूज है दोस्तों कि कई बार जो है वो पेशेंट का बैलेंस बनाने के लिए लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो उस कंडीशन में लिया जाता है, या कई बार क्या होता है कि कोई भी अफेक्टेड पार्ट होता है, इंजरी पार्ट होता है, जिसपे बैलेंस कम होता है या उसमें वीकनेस आती है, तब ये काम में लिया जाता है। तो ये दोस्तों ये है हमारे पास में करचेज। तो इनकी सहायता से अगर हम वॉक करेंगे, ये हो गए हमारे पास में करचेज, और इनकी सहायता से हम वॉक करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? कर्च वॉकिंग। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगा हमारे पास में द मैनर ऑफ वॉकिंग विथ करचेज ओल्ड कर्च वॉकिंग, यानी कि हम वॉक करते हैं, अगर वॉक हम कर्च की सहायता से करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाएगा हमारे पास में कर्च वॉकिंग। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मैनर ऑफ वॉकिंग विथ कर्च known as कर्च वॉकिंग। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी जो है वो आपको रटना नहीं है। क्या है? मैनर ऑफ वॉकिंग, यानी कि ये एक चलने का जो है या वॉक करने का एक तरीका होता है। जब हम कर्च की सहायता से वॉक करते हैं तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम? कर्च वॉकिंग। क्लियर हो गया दोस्तों? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्च की सहायता से जो है वो चला जाता है या कर्च की सहायता से जो है वो वॉक की जाती है, उसको कहा जाता है दोस्तों कर्च वॉकिंग। क्लियर हो गया? यहां पे आपको मैंने जो है वो कर्च की जो है वो पूरी इमेज रह दी। इन कर्चेज की सहायता से, इनमें से कोई भी एक जो है वो कर्च ले लेते हैं, इनमें से कोई भी एक कर्च की सहायता से जो है वो आगे वॉक किया जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कर्च वॉकिंग। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों की पॉइंट, और की पॉइंट जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं की पॉइंट से। पहला आ जाता है हमारे पास में हाइट। हाइट किसकी आ जाती है दोस्तों? हाइट आ जाती है कर्च की, यानी कि कर्च की जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें एक्सिलरी की, क्योंकि जो फोर आर्म कर्च है या जो प्लेटफॉर्म कर्चेज है
उनकी हाइट को जो है वो इतना मैनर नहीं रखा जाता जितनी रखी जाती है हमारे पास में एक्सिलरी कर्च की। तो अगर आपसे पूछे कि कर्च की जो है वो हाइट कितनी रखी जाती है, तो आप उसको कंसीडर करोगे कि ये एक्सिलरी कर्च के बारे में पूछ रहा है। तो जितनी भी हाइट है, यानी कि क्लाइंट की जितनी भी हाइट है, क्लाइंट की जितनी भी हाइट है उसमें से 16 इंच जो है वो आप माइनस कर दोगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कर्च की हाइट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी हाइट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूं। किसी पेशेंट की हाइट है 5 फुट 6 इंच। कितनी हाइट है दोस्तों? 5 फीट 6 इंच हाइट है। तो उसमें कर्च की हाइट कितनी लेंगे हम? तो 5 फीट को आप इंच में कन्वर्ट कर लो, ये तो इंच में ही है, तो 5 फीट को आप कन्वर्ट करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 60। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 66 इंच। 66 इंच। अब इस 66 इंच में से आप 16 माइनस कर दो तो कर्च की हाइट कितनी आ जाएगी दोस्तों? इसको आप करोगे माइनस तो आ जाएगी 50 इंच। 50 इंच जो है वो हमारे पास में कर्च की हाइट निकल के आ गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्च हाइट के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्च की हाइट कैसे निकालोगे कि जितनी भी क्लाइंट की हाइट है उसमें से 16 इंच ध्यान रखना, कभी आप सेंटीमीटर मत कर देना, इंच जो है वो 16 इंच निकाल दोगे तो वो निकल के आ जाएगी हमारे पास में कर्च हाइट। तो ये तो हो गया हमारे पास में पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट आ जाता है हमारे पास में इसके अंदर, वो आता है दोस्तों कि जो आर्म पे वेट बेयर करते हैं वो कहां पे किया जाता है। ठीक है, तो वेट बियरिंग या वेट बियरिंग जो है वो कहां पे करते हैं? तो दोस्तों कभी भी जो है वो एक्जिला पे नहीं किया जाता, ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, कभी भी जो है वो एक्जिला पे वेट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्जिला पे वेट क्रिएट करोगे या एक्जिला पे अगर आप जो है वजन डाल के रखोगे तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, हमारे पास में इसमें डैमेज, जो हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस है वो डैमेज हो जाएगा। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो जाएगा। अब बात आती है कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो क्या होता है, यानी कि अगर आप कंटिन्यूस जो है वो एक्जिला पे ही जो है वो वेट बियर करोगे तो हमारे पास में ये क्वेश्चन आया गया है कि कौन सा प्लेक्सस डैमेज होता है, तो दोस्तों ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज होता है। अब बात आती है कि ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है, और तो अगर फिर एक्जिला पे वेट बियर नहीं करेंगे तो फिर कहां पे करेंगे? तो दोस्तों वेट जो है वो हमारे या तो दोनों लेग्स पे, यानी कि जो अनअफेक्टेड लेग्स है वहां पे होना चाहिए, और दूसरा आ जाता हमारे पास में एल्बो पे। ठीक है, यानी कि जो हैंड्स है वहां पे वेट बियर होना चाहिए, या जो अनअफेक्टेड लेग्स है, मान लीजिए राइट हैंड की पांव जो है वो फ्रैक्चर है तो लेफ्ट वाले पे जो है वो बियर करना चाहिए, अगर लेफ्ट वाला है तो राइट वाले पे उस पे वजन डालना चाहिए, बाकी टोटल वजन जो है वो एक्जिला पे नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि अगर आप डालोगे तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये सर ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो क्या होते हैं, तो दोस्तों सिंपल बता रहा हूं आपको, ये हमारे पास में जो है वो स्पाइनल कोड है, ये हमारे पास में स्पाइनल कोड है। या दूसरा ले लेते हैं दोस्तों, अलग स्लाइड में ले लेते हैं, ये हमारे पास में जो है ब्रेन हो गया, ये हमारे पास ब्रेन की जो है बेसिक स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारे पास में स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड से आपको पता है कि पेरिफेरल नर्व निकलती है। क्या निकलती है? पेरिफेरल नर्व। C1 से लेके C8 तक यहां होता है, फिर T1 से लेके T12 होता है, फिर L1 से लेके जो है वो L5 होता है, फिर सेक्रम S1 से लेके S4 होता है। इस तरीके से हमारे पास में जो है वो स्पाइनल कोड से टोटल कितनी निकलती है दोस्तों? 31 पेयर जो है वो पेरिफेरल नर्व निकलती है। पेरिफेरल नर्व निकलती है, कितनी निकलती है? 31 पेयर निकलेगी। तो ये 31 पेयर निकलती है। अब बात आती है, सबसे पहले आती है कि प्लेक्सस किस तरीके से होता है। प्लेक्सस का एक मतलब होता है दोस्तों कि जाल के नुमा संरचना जो होती है उसको बोलते हैं प्लेक्सस। होता क्या है? सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में सर्वाइकल प्लेक्सस। सर्वाइकल प्लेक्सस किन किन के बीच में होता है? C1 से लेके C4 तक, यानी कि C1 वाले से लेके C1, C2, C3, C4, ये आपस में जो है वो क्रॉस करती है, C1 4 से जुड़ती है, 2 से जुड़ती है, और फाइनली जो है वो नर्व बनाती है। ये हो गया हमारे पास में सर्वाइकल प्लेक्सस। ऐसे ही आ जाता है हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस।
अब ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है दोस्तों? ब्रेकियल प्लेक्सस है C5 से लेके T1 तक, यानी कि ये जो हो गया हमारे पास में C5 से लेके T1 तक जो नर्व है वो आपस में जुड़ती है, ठीक है। यानी कि यहां से नर्व निकली, यहां से निकली, यहां से, यहां से, यहां से, ये आपस में जो है वो आपस में जुड़ के कुछ फाइनल नर्व निकलती है। तो फाइनल नर्व जो है वो आपस में जुड़ने के बाद में जो है वो एक फाइनल सॉरी, आपस में जुड़ने के बाद में जो है वो एक फाइनल नर्व बनाती है। और वो फाइनल नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस में कौन सी बनती है? एक बनती है एक्सिलरी, दूसरी बनती है मीडियन, एक होती है रेडियल और एक होती है अल्नर। ये जो है वो चार जो है वो नर्व हमारे पास में निकलती है। समझ में आ गया? तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो जाएगा अगर सारा का सारा वेट जो है वो हमने कहां पे डाल दिया? एक्जिला के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट आ जाता है थर्ड वन। थर्ड की पॉइंट ये है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्जिला एंड हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज। तो दोस्तों 2 to 3 फिंगर्स, 2 to 3 फिंगर जो है वो डिस्टेंस रहना चाहिए। यानी कि ये एक्जिला है और ये हमारे पास में एक्सिलरी जो है वो कर्चेज है, तो उसके बीच में 2 या 3 फिंगर्स का जो है वो बीच में गैप होना चाहिए। अगर वो गैप नहीं होगा तो उसमें हमारे पास में जो है वो एक्सिलरी नर्व जो है या एक्सिलरी जो है वो प्लेक्सस डैमेज होने की संभावना है। क्लियर है? उसके बाद आता है कि जैसे हम स्टेप लेंगे, यानी कि कर्चेज से जो है वो स्टेप लेंगे तो कितना स्टेप होना चाहिए, तो वो मैं बता देता हूं दोस्तों कि दोनों पैरों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में दोनों पैर हैं और ये हमारे पास में जो है वो एक्सिलरी, ये हमारे पास में मैंने कर्चेज का पॉइंट लगाया है। कर्चेज पॉइंट यानी कि देखो ये इसी तरीके से मैं आगे सारी चीज समझाऊंगा। ये दोनों जो है वो पॉइंट है, जो हमारे कर्चेज के पॉइंट है, ये वाले, ये जो पॉइंट है इसको जो है मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। यहां पे ये जो चीज बनाई है, ये चीज, ये दोनों पॉइंट है। तो ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी कि कर्चेज और हमारे फुट के बीच में डिफरेंस होता है, वो दोस्तों होता है 4 to 6 इंचेज। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, 4 to 6 इंच। और जैसे हम आगे स्टेप लेंगे, यानी कि यहां पे ले लिया, देन उसके बाद स्टेप लेंगे, तो एक बार में कितना स्टेप लेना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हम जंप मार के बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा जंप मारने की कोशिश करोगे तो आपके गिरने की संभावना हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम सीधा कन्याकुमारी से हिमालय तक पहुंच जाएं, तो उसमें हमें अगर फॉरवर्ड लेना है, ये तो हो गया ये डिस्टेंस। अब है कि अगर हमें फॉरवर्ड लेना है तो कितना होना चाहिए? तो दोस्तों वो होता है 6 to 10 इंच। अच्छा, एक एग्जाम में जो है वो CHO के एग्जाम में इसको इंच में नहीं देके दोस्तों सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर होता है दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर। याद रख लेना। तो अगर आप इसको इंच को सेंटीमीटर में करोगे तो दोस्तों हो जाएगा 15 to 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है, कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपको आगे भी लेना है, ये तो हमारे बीच में डिफरेंस है, यानी कि फुट और हमारे पास में जो हमारे पास में कर्चेज है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 4 to 6 इंच। और हमें कितना स्टेप आगे लेना है तो उस चीज के लिए ध्यान में रखना दोस्तों, हमारे पास में लेना है 6 to 10 इंचेज। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो गिरने की संभावना हो जाएगी। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास में 15 to 25 सेंटीमीटर। आप इसको भी सेंटीमीटर में कर सकते हो, ये हो जाएगा 10 to 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप अगर उसको इंच को जो है वो सेंटीमीटर में करोगे तो। उसके बाद लास्ट की पॉइंट आ जाता है हमारे पास में, वो 5th नंबर का की पॉइंट है कि दोस्तों हमारे पास में जो कर्चेज हैं और एल्बो का जो है वो जॉइंट कितना, जो है वो एंगल कितना होना चाहिए। ये हमारे पास में नॉर्मली कर्च है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मली कर्च है इस तरीके से। और ये हमारे, तो दोस्तों यहां पे हमारे पास में हैंड आता है, ठीक है, ये हमारे पास में हैंड्स है और ये यहां से पकड़े हुए रहता है। तो ये जो डिफरेंस में जो एंगल आता है वो कितना होना चाहिए? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में मैं खड़ा हूं और ये यहां पे कर्चेज लगी हुई है, तो कर्चेज और मेरे हैंड्स के बीच में जो है वो एंगल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए 20 to 30 डिग्री। क्लियर है? 20 से
30 डिग्री जो है वो हमारे पास में, इतना एंगल जो है वो हमारे पास में जरूरी है। ये जो चीजें है वो आपको की पॉइंट्स में ध्यान रखना है। हर की पॉइंट से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं पांचों को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि जो एक्सिलरी कर्चेज की हाइट है वो कितनी होती है दोस्तों, टोटल हाइट में से आप 16 इंच जो है वो माइनस कर दो, एक्सिलरी कर्चेज की हाइट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? आपको एग्जाम्पल भी देखे मैंने बताया था, 5 फुट 6 इंच का जो है वो एग्जाम्पल देके मैंने बताया था। क्लियर हो गया? तो उसमें 50 इंच की जो है वो कर्चेज होनी चाहिए। सेकंड मैंने बताया था आपको कि टोटल वेट बियर जो है वो एक्जिला पे ही नहीं होना चाहिए, वो हमारे पैरों पे होना चाहिए। और पैरों में भी कौन सा? जो अनअफेक्टेड है, यानी कि जिसके ऊपर फ्रैक्चर नहीं है या जो वीक नहीं है उसको बोलते हैं अनअफेक्टेड, और जो फ्रैक्चर है या जिसपे वजन नहीं डालते वो चीज है अफेक्टेड। एक सिंपल डेफिनेशन है। तो अनअफेक्टेड पे डालना चाहिए। दूसरा हमारे जो है वो हैंड्स पे होना चाहिए, वजन जो है वो हैंड्स पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आप डायरेक्ट एक्जिला पे ही डालोगे तो उसमें हमारे पास में जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज होने की संभावना है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज होने की संभावना है। और वो क्या होता है ब्रेकियल प्लेक्सस? ब्रेकियल प्लेक्सस होता है कि जो C5 से लेके T1 के बीच में जो हमारे पास में प्लेक्सस होते हैं, बहुत सारी नर्व निकलती है। यहां से पेरिफेरल नर्व निकलती है। वो नर्व कुछ इस तरीके से जाती है, कुछ इससे आके जुड़ती है, कुछ इससे आके जुड़ती है, इस तरीके से एक जालनुमा संरचना बनाती है और फाइनली जो है वो नर्व बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेक्सस। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद मैंने नेक्स्ट डिस्कशन या पॉइंट बताया था कि एक्सिलरी और हमारे पास में जो एक्सिलरी पॉइंट है उसके बीच में कितना 2 to 3 फिंगर्स का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद किस तरीके से हमें गैप मेंटेन करना है? तो दोनों जो कर्चेज हैं उनके बीच में और फुटप्रिंट के बीच में हमारे पास में 4 to 6 इंच होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 10 to 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और कितना स्टेप हमें आगे लेना है? तो दोस्तों 6 to 10 इंच जो है वो हमें आगे लेना है। ये हो गया हमारे पास में की पॉइंट्स। अब उसके बाद में हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज टाइप, यानी कि कौन कौन से जो है वो गेट होते हैं, कौन कौन से जो है वो टाइप होते हैं। अब टाइप है दोस्तों, वो हमारे पास में जो है वो बेसिकली देखा जाए तो हम जो है वो बुक्स में आपको 5 टाइप्स मिलेंगे, किसी में आपको 6 मिलेंगे। मैं टोटल आपको जो है वो 8 पॉइंट गेट के बताऊंगा और इनको हम कहते हैं पॉइंट गेट। टाइप को जो है वो पॉइंट गेट इसलिए बोला गया है कि हम आगे किस तरीके से बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि गेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैलेंस बनाना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट। अब 4 पॉइंट गेट जो है वो क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं। अब नाम से पता चला है 4 पॉइंट गेट, यानी कि 4 पॉइंट जो है वो हमें बैलेंस के बनाने हैं। और किस तरीके से वो 4 पॉइंट गेट जो है वो होता है उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो फुटप्रिंट आ गए, ये दोनों पैर आ गए। क्लियर है? उसके बाद ये आ गए हमारे पास में 2 कर्चेज, ये हो गया कर्चेज। क्लियर है? तो यहां पे जो है वो वजन सब पे है। क्या है? सब पे वजन है, दोनों पे वजन है। देखिए दोनों पे वजन है और दोनों पैरों पे वजन है। 4 पॉइंट गेट में क्या होता है कि हम चारों पे जो है वो समान वजन डालेंगे। क्या होता है? चारों पे जो है हम समान वजन डालेंगे और किस तरीके से वो करते हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कुछ कुछ चीजें जो हर जगह काम में आएगी उसको मैं बता देता हूं। पहली चीज है कि ये चीज ध्यान रखना, अगर राइट वाली कर्चेज आगे जाएगी तो लेफ्ट वाला पैर आगे जाएगा। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट वाली कर्चेज जितने भी हमारे पास में पॉइंट गेट आएंगे, 2 पॉइंट गेट आएगा, 3 पॉइंट गेट आएगा या 4 पॉइंट गेट आएगा, जितने भी पॉइंट गेट है उसमें ध्यान रखना, अगर अपोजिट साइड वाली, अगर राइट कर्चेज आगे जा रही है तो लेफ्ट फुट आगे जाएगा, अगर लेफ्ट कर्चेज आगे जा रही है तो उसके बाद जो है वो राइट फुट जाएगा। 4 पॉइंट गेट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी को भी ले लीजिए, लेफ्ट को ले लीजिए या राइट को ले लीजिए। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं, राइट कर्च को आगे करेंगे, क्या करेंगे? राइट कर्चेज को आगे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? ये हमारे दोनों फुटप्रिंट और ये हमारे पास में ऐसा का ऐसा है और हमने राइट कर्चेज को आगे ले लिया। क्लियर है? उसके बाद लेफ्ट फुट आगे जाएगा, राइट कर्चेज आगे चलेगी, यानी कि इस तरीके से। ध्यान में देखो, अब मैं कैमरे में आपको दिखा नहीं सकता, मैं बेसिकली बता रहा हूं। सबसे पहले हमने राइट कर्चेज को आगे ले लिया, फिर लेफ्ट फुट को आगे लेंगे, उसके बाद
लेफ्ट करचेज को आगे लेंगे, फिर राइट फुट को जो है वो लेके जाएंगे। इसको जो हो वो इस तरीके से समझ लो। हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि यहां पे राइट करचेज ले लिया, फिर लेफ्ट फुट लेगा। यानी कि मैं अलग से इसको जो है वो समझा देता हूं 4 पॉइंट गेट में। यहां से शुरू करते हैं। ये फुटप्रिंट है हमारे पास में, दोनों पैर हैं, और ये दोनों जो है वो करचेज है। क्या करेंगे, ये दोनों करचेज है। उसके बाद करेंगे क्या, सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप आएगी कि हमने जो है वो दोनों फुटप्रिंट तो यहां पे हो गए, ये हमारे फुटप्रिंट है दोनों, और ये हमारे पास में एक है। हमने राइट करचेज को आगे लिया। क्या लिया दोस्तों, राइट करचेज को आगे लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में करेंगे, ये हमारे पास में राइट लेफ्ट फुट को जो है वो आगे ले लेंगे, और ये करचेज ऐसे कैसी रहेगी, ये वाली जो है वो ऐसे कैसी रहेगी, और इसके बराबर में ये चीज आ जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों पैर हैं और ये दोनों करचेज हैं। सबसे पहले हमने राइट कर्च को आगे लिया, पैर ऐसे कैसे हैं, ये कर्च ऐसी कैसी है। उसके बाद लेफ्ट पैर को आगे लिया, ये लेफ्ट फुट है, उसको आगे लिया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, नेक्स्ट स्टेप बनेगी हमारे पास में इस तरीके की। क्या बनेगी, ये हो गया, आगे पीछे लेना पड़ेगा इनको। नेक्स्ट स्टेप, ये हमारे पास में फुट है, ये यहां वाला पहला है, ये इसके सामने ये राइट करचेज है, और ये हमारे पास में जो है वो लेफ्ट करचेज है, यहां पे थी। उसके बाद क्या करेंगे, इस लेफ्ट वाली करचेज को जो है वो आगे लेंगे, लेफ्ट वाली करचेज आगे जाएगी। उसके बाद जो है वो राइट वाला पैर आगे जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करके दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा, एक चार्ट बताऊंगा, उससे वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चार्ट जो है वो हमारे पास में इस तरीके से, सबसे पहले राइट करचेज, उसके बाद जाएगा लेफ्ट फुट, उसके बाद क्या जाएगा दोस्तों, उसके बाद जाएगा लेफ्ट करचेज, उसके बाद क्या जाएगा, राइट फुट जाएगा। ऐसा नहीं है कि राइट करचेज ही आगे जाएगी, कोई से भी अगर आप यहां पे लेफ्ट कर्च लोगे तो फिर यहां पे जो है वो राइट फुट आ जाएगा, फिर यहां पे राइट करचेज होगे तो यहां पे लेफ्ट फुट आ जाएगा। समझने की देरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट करचेज को आगे लेंगे, देन उसके बाद लेफ्ट फुट को आगे लेंगे, उसके बाद लेफ्ट करचेज को आगे लेंगे और राइट फुट को आगे लेंगे। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास में, यानी कि इसमें चारों पॉइंट पे जो है वो हमारे पास में वजन है, चारों पॉइंट से हम बैलेंस बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों 4 पॉइंट गेट। क्लियर हो गया। 4 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट का मतलब होता है चारों पे हमारे पास में बराबर बराबर वजन है। 2 हमारी करचेज आ गई और 2 हमारे पैर आ गए। क्लियर है। चारों पे हमारे पास में समान वजन है। ठीक है। सबसे पहले हमने राइट कर्च को आगे लिया तो लेफ्ट फुट को आगे लेंगे, फिर लेफ्ट फुट को आगे लेंगे तो लेफ्ट करचेज को आगे लेंगे तो राइट फुट जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों 4 पॉइंट गेट। ये आप जो है वो इमेज ध्यान में रखेंगे, 4 पॉइंट गेट। ये इमेज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों आप कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, जस्ट अपोजिट वाली जो है वो चलेगी। अच्छा, 4 पॉइंट गेट किस में मेंटेन करते हैं दोस्तों? 4 पॉइंट गेट किस में यूज में लिया जाता है? 4 पॉइंट गेट यूज में लिया जाता है जिसमें दोनों पैर जो है वो वीकनेस हो या दोनों पैर जो है वो कमजोर हो, उस कंडीशन में हम 4 पॉइंट गेट जो है वो यूज में लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट। अब नाम से पता चला 3 पॉइंट गेट में क्या होता है कि 3 पॉइंट ही बनेंगे, ये 2 हमारे करचेज के और ये हमारे पास में एक पैर वाला। अब एक पैर क्यों लिखा दोस्तों? ये 3 पॉइंट गेट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसको ऑर्थोपेडिक गेट के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है वो आल्सो नॉन एज ऑर्थोपेडिक गेट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों एक टांग जो है या तो एम्पुटेटेड होगी या कंप्लीटली जो है वो अफेक्टेड होगी, यानी कि इसमें एक टांग के ऊपर ही वजन डाला जाता है, दूसरी वाली को कंप्लीटली जो है वो ऊपर उठाए रखते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन आ गई इसको बोलते हैं 3 पॉइंट गेट। अब नाम से पता है 3 पॉइंट यानी कि 2 तो करचेज होगी और एक टांग है, दूसरी टांग को किसी भी हालत में जमीन पे नहीं जो है वो टिकाया जाता, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में 2 टांगे हैं
उसमें से एक टांग के ऊपर ही जो है वो जमीन पे टिका रहता है, दूसरी वाली टांग जो है वो हमेशा ऊपर ही रहेगी। इसको हम कहते हैं दोस्तों 3 पॉइंट गेट। क्या कहेंगे? 3 पॉइंट गेट। अब इसमें किस तरीके से आता है उसको हम ले लेते हैं। इसमें जो है वो आपको दोस्तों बेसिकली वैसे ही पता है कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास में फुट और ये दोनों करचेज। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि ये हमारे पास में दोनों करचेज और फुट को आगे ले लिया, ये फुट आ गया। उसके बाद फिर से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में वही हमारे पास दोनों करचेज और ये फुट है। क्लियर है। दोनों करचेज को आगे लिया, फुट को आगे लिया, फिर दोनों करचेज को आगे लिया, फिर फुट को आगे लिया। तो इस तरीके से जो हमारे पास में चलता है उसको बोलते हैं 3 पॉइंट गेट। क्लियर हो गया। इसमें समझने वाली जो है वो इतनी ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आता है वो आता है 2 पॉइंट गेट में और 4 पॉइंट गेट में। चलो कोई नहीं, 3 पॉइंट गेट क्लियर हो गया। इसमें जो है वो 2 करचेज है और एक हमारे पास में पैर है। दूसरा वाला पैर जो है वो हमेशा ऊपर ही रहता है। इसको ऑर्थोपेडिक गेट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ये हो गया दूसरा। थर्ड वन ले लेते हैं, दैट इज 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट में क्या होता है, यहां पे थोड़ा समझने वाली चीज है। अभी हमने 4 पॉइंट गेट में क्या किया था, 4 पॉइंट गेट में क्या था कि राइट करचेज को आगे लिया था। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास में था 4 पॉइंट गेट। क्या था 4 पॉइंट गेट। इसमें क्या था, राइट करचेज को लिया, देन लेफ्ट फुट को लिया, उसके बाद लेफ्ट करचेज को लिया, देन राइट फुट को लिया। क्लियर है। इसमें हम क्या करेंगे 2 पॉइंट गेट में, 2 पॉइंट गेट में राइट करचेज और लेफ्ट फुट दोनों को साथ साथ लेंगे। क्या हो गया दोस्तों, इसमें हम दोनों को साथ साथ लेंगे। जैसे ये हमारे पास में था, ये हमारे पास में दोनों फुट है और ये हमारे पास में जो है वो करचेज है। क्लियर है। इसमें हम क्या कर लेंगे कि राइट करचेज और लेफ्ट फुट दोनों को साथ लेंगे और लेफ्ट करचेज और राइट फुट को जो है वो हम दोनों को साथ लेंगे। यानी कि वही सेम चीज है बट इनमें दोनों साथ चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। जैसे इस तरीके से ये लेफ्ट एंड ये राइट। होगा क्या, ये हमारे पास में जैसे नेक्स्ट स्टेप आएगी तो ये हमारे पास में ये फुट तो ऐसे कैसे रहेगा, ये लेफ्ट फुट यहां रहेगा और राइट करचेज यहां रहेगी और ये वाला करचेज यहां रहेगा। यानी कि हमने क्या किया कि इस कर्च को आगे लिया और इस पैर को आगे लिया, लेफ्ट फुट को आगे लिया और राइट करचेज को आगे लिया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में देन ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, ये राइट वाले, देन उसके बाद क्या करेंगे लेफ्ट वाले को आगे लेंगे और राइट फुट को भी जो है वो आगे लेंगे। ये वाली स्टेज वापस से जो है वो आ जाएगी। डायग्राम के रूप में समझो तो इस तरीके समझो, राइट करचेज को आगे लिया, उसके साथ साथ क्या करेंगे लेफ्ट फुट को भी आगे लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट करचेज को आगे लेंगे और ये जो है वो हम राइट फुट को आगे लेंगे। क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करो, राइट करचेज एंड लेफ्ट फुट आगे लिया, फिर लेफ्ट करचेज राइट फुट। तो ये हमारे पास में कर्च वॉकिंग है। थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि यहां पे मैं आपको डायरेक्ट जो है वो दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि कैमरा की जो है वो पोजीशन हमारे पास में इस प्रकार है। लेकिन समझो, अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें क्या करते हैं, राइट करचेज के साथ साथ लेफ्ट फुट को भी आगे लेंगे और लेफ्ट करचेज के साथ साथ राइट फुट को भी आगे लेंगे। ये हमारे पास में इस तरीके समझो, ये 2 एक्सिलरी मोड है और ये पॉइंट है। इसमें हम राइट फुट को आगे लेंगे तो हमारे पास में जो है वो लेफ्ट फुट भी आगे जाएगा और राइट करचेज आगे जाएगी तो लेफ्ट फुट भी आगे जाएगा। दोनों अपोजिट चलेंगे, राइट करचेज जाएगी तो लेफ्ट फुट जाएगा और लेफ्ट करचेज जाएगी तो राइट फुट जाएगा। यानी कि जिस तरीके से 4 पॉइंट गेट में चल रहा था वही है, लेकिन वहां अलग अलग चल रहे थे और यहां पे 2-2 चीजें साथ चल रही है। वहां तो क्या चल रहा था, राइट करचेज लेफ्ट फुट, फिर लेफ्ट करचेज राइट फुट। इस तरीके से 4 पॉइंट गेट में चल रहा था। यहां 2 चीजें साथ चलेगी। कैसे कैसे, राइट करचेज प्लस लेफ्ट फुट, देन लेफ्ट करचेज राइट फुट, ये दोनों साथ चलेंगे। तो ये जो चीज देख रहे हो ये है हमारे पास में 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट क्लियर हो गया दोस्तों, 2 पॉइंट गेट।
ये हमारे पास में तीन चीजें कंप्लीट कर ली हमने। सबसे पहले 4 पॉइंट गेट देख लिया, उसके बाद जो है वो 3 पॉइंट गेट देख लिया, उसके बाद जो है वो हमने 2 पॉइंट गेट देख लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, नेक्स्ट आ जाता है स्विंग टू गेट। फोर्थ वन स्विंग टू गेट। स्विंग टू गेट का मतलब होता है स्विंग के साथ चलना। इसमें क्या करते हैं कि दोनों करचेज को हमने आगे लिया, तो हमारी जो चाहे एक पैर हो या दोनों पैर हो, ध्यान से समझना, एक हो या दोनों हो, हम उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास में जो हम जंप करते हैं वो करचेज के पीछे ही रहेंगे। जैसे मैं 3 पॉइंट गेट से समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये हमारे पास में करचेज है और ये हमारे पास में एक पैर है। स्विंग टू गेट में क्या होगा, स्विंग टू गेट में होगा ये दोनों करचेज हैं और उसके बाद में ये दोनों, ये हमारा पैर है। यानी कि करचेज से हमेशा पैर जो है वो पीछे की साइड में रहेगा, इसको हम कहते हैं स्विंग टू गेट। दूसरा आता है स्विंग थ्रू आउट गेट। इसमें हम क्या करते हैं कि इस स्विंग टू गेट में तो क्या करते हैं, करचेज को आगे लिया और हमने जो पैर बढ़ाया वो करचेज से पीछे ही रहेगा। क्या है, हम उस करचेज को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फिर से क्लियर कर रहा हूं, बहुत इजी चीज है, समझने की जस्ट कोशिश करो। एक होता है स्विंग टू गेट और एक होता है स्विंग थ्रू आउट गेट। अब स्विंग टू गेट में तो क्या होता है कि जैसे ही करचेज आगे बढ़ाई, हमने हमारे पैर को आगे बढ़ाया, लेकिन हम आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन कभी भी जो है वो पैर करचेज से आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि ये जो लिमिटेशन है इनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है, दोनों से कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने करचेज आगे की, फिर पैर आगे बढ़ाया, लेकिन वो हमारे पास में करचेज की लाइन से आगे नहीं जाएगा। स्विंग थ्रू आउट गेट भी देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। फिफ्थ स्विंग थ्रू आउट या स्विंग थ्रू गेट। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्विंग थ्रू गेट में क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में करचेज है और ये हमारे पास में पैर है। नेक्स्ट स्टेज में क्या लगेगा, करचेज यहीं रह जाएगी और पैर जो है वो आगे निकल जाएगा। देन उसके बाद वापस से करेंगे तो वही चीज है, करचेज यहीं रह जाएगी और पैर जो है वो आगे निकल जाएगा। स्विंग टू गेट में हम करचेज आगे लेते हैं और पैर को आगे लेते हैं, लेकिन पैर कभी भी जो है वो करचेज से आगे नहीं जाएगा। लेकिन स्विंग थ्रू गेट में क्या होगा कि वो करचेज से भी आगे चला जाएगा। तो ये है हमारे पास में स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रू गेट। क्लियर हो गया, 5 चीजें मैंने क्लियर कर दी। सबसे पहले मैंने 4 पॉइंट गेट क्लियर किया, उसके बाद 3 पॉइंट गेट क्लियर किया, उसके बाद 2 पॉइंट गेट क्लियर किया, उसके बाद मैंने स्विंग टू गेट क्लियर किया, उसके बाद मैंने स्विंग थ्रू गेट क्लियर किया। इमेज से जो है वो आप देख सकते हो ताकि काफी हद तक जो है वो चीजें समझ में आ जाए। देखो ये है 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट में क्या है, देखो ये दोनों पैर हैं और ये दोनों करचेज हैं। अगर थोड़ी इमेज साफ नहीं आ रही है तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये देख लो। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले देखो राइट करचेज को लिया और लेफ्ट फुट को लिया। ये जो व्हाइट वाली चीजें देख रहे हो ये है हमारे पास में जहां पे वजन नहीं डाल रखा। 2 पॉइंट गेट क्या कहता है, राइट करचेज लेफ्ट फुट। क्या होता है, राइट करचेज लेफ्ट फुट। तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या करते हैं, हमने लेफ्ट कर्च राइट फुट, ये हो गया। फिर वापस से राइट कर्च लेफ्ट फुट, तो ये हो गया 2 पॉइंट गेट, जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया। उसके बाद क्या है 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में क्या है दोस्तों, 3 पॉइंट गेट में मैंने आपको बताया था कि एक पैर के ऊपर कभी भी वजन नहीं डालते हैं। हमने करचेज आगे ली, देन जंप किया, फिर करचेज आगे ली, फिर जंप किया। ये हो गया हमारे पास में 3 पॉइंट गेट। उसके बाद आता है 4 पॉइंट गेट। ये ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं एक बार। 4 पॉइंट गेट में क्या है, देखो 4 पॉइंट गेट में हम अलग अलग करते हैं। जैसे 2 पॉइंट गेट में तो साथ चल रहा था। 2 पॉइंट गेट में क्या था, राइट करचेज लेफ्ट फुट साथ चल रहा था और लेफ्ट करचेज राइट फुट साथ चल रहा था। यहां चारों अलग अलग हो जाएंगे। किस तरीके से, राइट करचेज लेफ्ट फुट, देन लेफ्ट करचेज राइट फुट। ये हो गया हमारे पास में 4 पॉइंट गेट। क्लियर है। उसके बाद था स्विंग थ्रू गेट। स्विंग थ्रू गेट में क्या है, देखो ये हमारे पास में दोनों पैर और ये दोनों करचेज। सबसे पहले दोनों करचेज को आगे लिया, ये देखो दोनों करचेज को आगे लिया। उसके बाद दोनों पैरों को करचेज से भी आगे कर दिया, उसको कहते हैं स्विंग थ्रू गेट। और स्विंग टू गेट में क्या था कि हमने आगे लिया, देन पैरों को आगे किया, फिर थोड़ा सा करचेज को आगे लिया, फिर जो है वो हमने पैरों को आगे किया। ये है हमारे पास में स्विंग टू गेट।
इतना जो है वो दोस्तों ज्यादा टफ नहीं है। स्विंग टू गेट में क्या था कि हमने करचेज को आगे लिया, पैरों को आगे किया, फिर करचेज को आगे लिया, फिर पैरों को आगे किया, लेकिन कभी भी पैर जो है वो हमारे करचेज से आगे नहीं जा रहे थे। और स्विंग थ्रू गेट में क्या था, हमारे पास पैर जो है वो करचेज से भी आगे जा रहे थे। क्लियर हो गया? ये पांचों चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा सिंपल जो है वो आपको समझ में कोई समझा सकता है। चलो कोई बात नहीं, आपको अगर लगे तो आप वीडियो भी जो है वो मेरे पास लिंक में दिया हुआ है, तो ये चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि जब अप स्टेयर पे चढ़ते हैं तब क्या करते हैं, और जब डाउन होते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि जो काम अच्छा करेगा वो हमेशा ऊंचाई पे जाएगा। ये चीज मानते हो? ठीक है, ठीक है। गुड विथ अप है, ठीक है, या अपसाइड विथ गुडनेस। जब भी आप अच्छाई की तरफ जाओगे या आप अच्छे बनोगे तो आप ऊंचाई के रास्तों को छुओगे। ये भी चीज मानते हो? और जैसे ही आप गंदी चीजों को या बैड थिंग्स को लाओगे तो आप नीचे ही गिरोगे। ये चीज तो मानते हो दोस्तों? कोटेशन सही है, फिर से रिपीट कराऊं। अगर मान लीजिए अगर आप में अच्छे गुण हैं तो आप ऊंचाई पे जाओगे, और अगर आप में बैड गुण है, अवगुण है, तो आप हमेशा नीचे आ जाओगे। इतना तो याद रह जाएगा। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं। यूं मान के चलिए कि अगर आप में अच्छाई है, या हम कहें कि अप विथ गुड, ठीक है ना, अच्छाई के साथ ऊपर बढ़ो, एंड डाउन विथ बैड। ये याद रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, अप विथ गुड, अप विथ गुड एंड डाउन विथ बैड। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अब ये किस तरीके से होता है इसको देखो। अप विथ गुड, अप विथ गुड का मतलब होता है कि ऊंचाई पे हमेशा, या अच्छाई से आप ऊंचाई पे जा सकते हो। अगर हमें आपको सीढ़ियां चढ़नी है, ये 6 पॉइंट के लिए आपको दोनों कोटेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। 6 और 7 पॉइंट दोनों है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी है तो आप जो है वो कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करोगे, और अगर आपको सीढ़ियां उतरनी है तो किस तरीके से आप फॉलो करोगे। क्लियर है? अब मैं दोनों को लेता हूं। अप विथ गुड, यानी कि हमेशा अगर आप चढ़ते हो, ऊपर चढ़ते हो, तो गुड के साथ चढ़ो। गुड मतलब है यहां पे कि जो आपकी अनअफेक्टेड लेग है उसके साथ आपको ऊपर चढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, और ये दो मैं आपकी जो है वो स्टेयर ले रहा हूं, ठीक है ना, ये स्टेयर से, ये स्टेयर से, ठीक है, दिख रही होगी आपको। इसमें क्या करते हैं कि हमेशा अगर आपको अप विथ गुड, यानी कि अगर आपको ऊपर जाना है तो गुड के साथ में, यहां पे कोई पर्सन खड़ा है तो सबसे पहले जो है वो ये बैसाखी है। अप विथ गुड यानी कि जो मेरी अनअफेक्टेड लेग है, क्या है, अनअफेक्टेड लेग, जिसमें कोई चोट नहीं है, जो बिल्कुल हेल्थी है, उसको मैं सीढ़ियों में ऊपर रखूंगा। यानी कि यहां से मान लो कोई चढ़ रहा है तो सबसे पहले जो अच्छी वाली लेग है, अच्छी वाली इन द सेंस कि जो हेल्दी है, उसको रखूंगा, और फिर उसके साथ जो है वो मैं मेरी करचेज के साथ में या बैसाखी के साथ में जो है वो अफेक्टेड लेग के साथ दूंगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे छोटी सी चीज है, आप ये मत समझो कि करचेज हमेशा अफेक्टेड लेग के साथ रहेगी। जो कमजोर है ना, करचेज भगवान है, बैसाखी भगवान है, तो भगवान किसके साथ है, गॉड किसके साथ है, हमेशा जो कमजोर लोग है उसके साथ में है। तो ये चीज ध्यान रखना, करचेज हमेशा अफेक्टेड लेग के साथ रहेगी। जो लेग अफेक्टेड है उसके साथ करचेज रहेगी, जो अनफेक्टेड है, जो गुड है, उसके साथ करचेज नहीं रहेगी। अब देखो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जब सीढ़ियां चढ़नी है तो हम क्या करेंगे, हमारी करचेज तो ऐसी कैसी है, देन जो अनअफेक्टेड लेग है, यानी कि जो अच्छी लेग है, जो हेल्दी है, उसको हम ऊपर रखेंगे, तो यहां पे उसको रखेंगे। उसके बाद उस करचेज के साथ साथ अनअफेक्टेड आ जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही यहां पे करचेज, गुड लेग और बैड लेग, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम अच्छी वाली टांग को ऊपर रखेंगे, देन उसके साथ चलेंगे। यानी कि सबसे पहले अच्छी वाली टांग को ऊपर रखेंगे, फिर जो है वो करचेज के साथ ऊपर चढ़ेंगे, फिर अच्छी वाली टांग को रखेंगे, फिर करचेज के साथ ऊपर चढ़ेंगे। तो अप विथ गुड, ये तो हो गया स्टेयर को हम चढ़ते हैं, या हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर।
जब भी हम जो है वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 7th डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर में नाम से पता चल रहा है डाउन विथ बेड। डाउन विथ बेड में क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पे पर्सन खड़ा है तो सबसे पहले वो जो है वो हमारे अनअफेक्टेड लेग है, बेसाखियों के साथ जो है वो नीचे जाएगा, करचेज के साथ नीचे जाएगा, फिर गुड लेग को जो है वो लेके आएगा या गुड फिट को जो है वो लेके आएगा। यानी कि जब चढ़ते टाइम पे हैं जो अनअफेक्टेड लेग है या जो गुड लेग है उसके साथ ऊपर चढ़ते हैं, और उतरते टाइम पे जो हमारे पास में अफेक्टेड लेग है उसके साथ नीचे उतरते हैं। तो ये चीज जो ध्यान रखना, ये भी आपको एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब सीढ़ियां या स्टेज चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ेंगे, जब उतरेंगे तो कैसे चढ़ेंगे। चढ़ेंगे तब हम दोनों बैसाखी हैं, जो हमारा गुड लेग है उसको ऊपर रखेंगे, फिर बैसाखियों को ऊपर रखेंगे, फिर गुड लेग को ऊपर रखेंगे, फिर बैसाखियों को ऊपर रखेंगे। ये हो गया हमारे पास में जब चढ़ेंगे। उतरेंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले जो अनअफेक्टेड लेग है, ठीक है, उसको तो ऊपर रखेंगे, लेकिन जो अफेक्टेड लेग है, बैड लेग है, उसको बैसाखियों के साथ नीचे लाएंगे, फिर गुड वाली को लेके आएंगे, फिर बैड वाली को नीचे, आगे नीचे से नीचे जो है वो इस तरीके से चलेंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे चीज समझ में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में कि जब भी हम बैठेंगे तब हम क्या करेंगे और उठेंगे तब हम क्या करेंगे, ठीक है। डाउन एंड सिट, तो 8 और 9 नंबर आ जाएगा, 8 नंबर एंड 9 नंबर। सिट एंड अप में हम जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों सिट में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई दोनों कर्चे से चल रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि दोनों कर्चे जो है वो कहां पे जाएगी, अफेक्टेड साइड में जाएगी, ठीक है। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, अफेक्टेड साइड में जो है वो जाएगी। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, जिस साइड में, जैसे मान लीजिए कि मैं बैठना चाह रहा हूं तो मैं सबसे पहले, ये मेरे पास दोनों कर्चेज है जो यहां पे लगी हुई है, सबसे पहले अगर मैं बैठना चाहूंगा तो मान लीजिए मेरी राइट लेग, ठीक है, वो अफेक्टेड है, तो मैं उस दोनों कर्चेज को जो है वो राइट साइड में लूंगा और फिर आराम से जाके बैठूंगा। लेकिन जैसे ही उठूंगा जस्ट उसका अपोजिट करना है, कर्चेज को वही है वो हमारे पास में अफेक्टेड साइड में लेना है और फिर जो है वो उठना है। सीधा सा मीनिंग है कि कमजोर को सहारा देना है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि कमजोर को जो है वो सहारा देना है। कमजोर को जो है वो सहारा देना है, ये चीज ध्यान रखना। आपकी जो भी अफेक्टेड साइड है उस साइड में आप जो है वो कर्चेज को रखोगे, उसी हिसाब से बैठोगे, और जब उठोगे तो जो अफेक्टेड साइड है, जो कमजोर साइड है, उसी साइड में कर्चेज को रख के फिर जो है वो आप उठोगे। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना, अप में कैसे करना है और डाउन में कैसे करना है। क्लियर हो गया दोस्तों, यहां तक हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने जो है वो इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने जो है वो कर्चेज देखी, कर्चेज में हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज थी। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में जो है वो एक्सिलरी कर्चेज के साथ में जो है वो हमारे पास में फोर आर्म कर्चेज थी और प्लेटफॉर्म कर्चेज थी। क्लियर है दोस्तों, इसके पार्ट जो है वो हमने क्लियर किए। उसके बाद में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन के बारे में कि द मैनर ऑफ वॉकिंग विथ हेल्प ऑफ कर्चेज, दैट इज कॉल्ड कर्च वॉकिंग। कर्च की सहायता से जो है वो चलना क्या कहलाता है दोस्तों, कर्च वॉकिंग कहलाता है। उसके बाद में जो है वो हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के बाद में हमने जो है वो डिस्कस किया इसके की पॉइंट पे। की पॉइंट में क्या था, सबसे पहले हाइट किस तरीके से लेते हैं, टोटल जो हमारे पास में एक्सिलरी कर्चेज थी उसकी हाइट लेते हैं, टोटल हाइट में से 16 इंच घटा दोगे तो वो आ जाएगी हमारे पास में कर्चेज की हाइट। उसके बाद हम प्रेशर या वेट कहाँ पे डालते हैं, वेट जो है वो हम दोस्तों डायरेक्ट एक्जिला पे नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, या एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। कई बार डायरेक्ट एक्सिलरी नर्व ही पूछ लेते हैं, तो इस चीज का भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो डैमेज हो जाता है। अच्छा, एक्जिला और पॉइंट के बीच में हमारे पास हेड पॉइंट के बीच में कितना होता है, 2 to 3 फिंगर्स जो है वो बीच में गैप होना चाहिए। उसके बाद में जो है वो टोटल एंगल कितना होना चाहिए दोस्तों, एंगल जो है वो हमारे पास में वो होना चाहिए 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अच्छा, दोनों कर्चेज के बीच में जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास में, फुट और कर्चेज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 4 to 6 इंच। अच्छा, दोनों कर्चेज के बीच में कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 30 इंच। क्या होता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 30 इंच जो है वो डिफरेंस होना चाहिए दोनों कर्चेज के बीच में, ये वाले। अच्छा, कितनी स्टेप हमें आगे लेनी है, तो 6 to 10 इंच जो हो एक बार में आगे ले सकते हैं। क्लियर है।
उसके बाद हमने जो है वो टाइप पढ़े। टाइप में हमने 4 पॉइंट गेट पढ़ा। 4 पॉइंट गेट सीधा सीधा है, 4 पॉइंट गेट में चारों पॉइंट होते हैं। राइट करचेज को लिया, लेफ्ट फुट को लेंगे, देन उसके बाद लेफ्ट फुट करचेज को लेंगे, राइट फुट को लेंगे। ये डायग्राम अगर आपको याद हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत आएगी। राइट करचेज लेफ्ट फुट, लेफ्ट करचेज राइट फुट, बस सिंपल। चारों जो है वो अलग अलग चलेंगे। ये स्टेप है, क्लियर है। ये इस तरीके से जो है वो स्टेप लेनी है, तो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा, जिसको हम कहते हैं 4 पॉइंट गेट। उसके बाद अच्छा 2 पॉइंट गेट को भी यही ले लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये दोनों साथ चलते हैं। ये वाली चीजें जो है वो दोनों साथ आ जाएगी। ये देखिए, ये जो चीजें आ रही है, देखो दोनों चीजें, राइट करचेज लेफ्ट फुट एक साथ आ जाएगा और लेफ्ट करचेज राइट फुट जो है वो एक साथ आ जाएगा। ये 2 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होता है, जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट गेट। नेक्स्ट था हमारे पास में 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट को आल्सो नोन एज ऑर्थोपेडिक गेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों करचेज आगे लेते हैं, देन उसके बाद पैरों को आगे लेते हैं। इसमें एक ही टांग रहती है, एक ही फुट रहता है, दूसरा वाला हमेशा ऊपर रहता है, उसमें वजन नहीं डाला जाता है, क्लियर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्विंग टू गेट। स्विंग टू गेट में क्या करते हैं, करचेज हम लेते हैं, फिर पैरों को आगे लेते हैं, फिर करचेज लेते हैं, फिर पैरों को आगे लेते हैं, लेकिन पैरों को कभी भी करचेज से आगे नहीं लेके जाते, इस लाइन से कभी भी आगे नहीं लाते, जिसको बोलते हैं स्विंग टू गेट। स्विंग थ्रू गेट क्या होता है, स्विंग थ्रू गेट में हम करचेज से भी आगे पैर को जो है वो रखते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग थ्रू गेट, क्लियर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या था, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तब, और डिसेंडिंग होता है जब उतरते हैं तब। सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उसके लिए मैंने आपको एक कोटेशन बताई थी, अप विथ गुड, यानी कि अच्छाई या अच्छाई के साथ आगे बढ़ो एंड बुराई के साथ नीचे उतरो। यह सीधी सीधी मीनिंग है कि अगर आप अच्छा करोगे तो हमेशा ऊपर जाओगे, ऊपर भगवान के पास नहीं, ऊंचाइयों को छूओगे, और आप गलत करोगे तो आप गहराइयों में जाओगे, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियां चढ़नी है, तो हमारी जो अच्छी लेग है, जो हेल्दी लेग है, उसको रखेंगे, फिर करचेज को रखेंगे। और जब उतरना है तो सब पहले करचेज को रखेंगे, फिर हम अच्छी वाली लेग को रखेंगे। हाँ, यहां पे चीज एक ही ध्यान में रखनी थी कि जो अफेक्टेड लेग है, जो वीक लेग है, वो हमेशा करचेज के साथ रहेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट हमने जब बैठते हैं तब क्या करेंगे और जब उठते हैं तब क्या करेंगे, उसमें एक ही प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है कि जो भी अफेक्टेड लेग है, ठीक है, जो भी अफेक्टेड लेग है वहां पे जो है वो हम उसको साइड में रखेंगे। अगर राइट वाली है तो जब बैठेंगे तभी भी हम राइट वाली को सपोर्ट देके रखेंगे, और जब उठेंगे तो भी हम राइट वाली को देंगे। अगर लेफ्ट साइड वाली है तो वाइस वर्सा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब ले लेते हैं हम इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू हमारे पास में आएंगे। एमसीक्यू, कर्च वॉकिंग इज प्राइमरीली यूज्ड, ठीक है, यानी कि कर्च वॉकिंग जो है वो हम प्राइमरीली किसके लिए यूज लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कर्च वॉकिंग जो है वो बेसिकली फ्रैक्चर की कंडीशन में, वीकनेस ऑफ मसल्स में, या स्ट्रेट करेंगे तो उस कंडीशन में रखते हैं। पहला है इंप्रूविंग बैलेंस, यस, इसमें ले सकते हैं कर्च वॉकिंग। नेक्स्ट है असिस्टिंग विथ मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी में जो है वो असिस्ट करने के लिए, बिल्कुल जी दोस्तों, ये भी राइट है। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग लेग मसल्स, यानी कि जो हमारे पास में लेग मसल्स है उसकी स्ट्रेनिंग के लिए, जी दोस्तों, इसके लिए भी हम ले सकते हैं। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, यस, आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे रीजन होते हैं जिसमें कि हम जो है वो कर्च वॉकिंग या कर्च जो है वो हम लेते हैं, कर्च वॉकिंग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कर्च कॉमनली यूज फॉर वॉकिंग। देखो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए में से इज नॉट, यानी कि कौन सी, इज नॉट ए टाइप ऑफ कर्च, यानी कि यहां पे 4 प्रकार की जो है वो कर्च दी गई है, उसमें से कौन सी जो है वो कर्च का टाइप नहीं है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कर्च, नीचे दी गई में से कौन सा जो है वो कर्च का टाइप नहीं है। फॉर यूज्ड वॉकिंग, यानी कि वॉकिंग के लिए, यानी कि वॉकिंग के लिए जो है वो कौन सा कर्च का टाइप नहीं है। तो दोस्तों आपको मैंने 3 इमेज दिखाई थी, वहां पे मैंने आपको देखा था कि एक एक्सिलरी कर्चेज थी, एक हमारे पास में जो है वो फोरआर्म कर्चेज थी, जिसको लोफ्ट स्ट्रेड कर्चेज भी कहा जाता है, और तीसरी थी हमारे पास में प्लेटफॉर्म कर्चेज। तो देखते हैं, पहला है एक्सिलरी कर्चेज।
ये जो परचेज आपने देखी थी, ये वाली सिंपल, ये वाली जो परचेज थी ये थी एक्सिलरी परचेज। तो एक्सिलरी परचेज तो होती है। नेक्स्ट फोर आर्म परचेज। फोर आर्म परचेज भी आपने देखी होगी कि इस तरीके से वाली जो है वो परचेज थी हमारे पास में, ये हैंडल होता है ये वाला, ठीक है। तो ये फोर आर्म परचेज, तो फोर आर्म परचेज भी है। इसको दूसरा नाम है स्ट्रैंड फोर लॉफ्स स्ट्रैंड परचेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, लोफ्स स्ट्रैंड परचेज के नाम से कौन सी को जाना जाता है दोस्तों, लोफ्स स्ट्रैंड परचेज को जो है वो फोर आर्म परचेज को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन प्लेटफॉर्म परचेज। प्लेटफॉर्म परचेज भी थी, इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना था, आगे एक हैंडल था, तो ये जो परचेज थी ये थी हमारे पास में प्लेटफॉर्म परचेज, तो ये भी होती है। नेक्स्ट है वोकर कर्च। वोकर कर्च जो है वो दोस्तों कर्च का जो है वो टाइप नहीं होता। इस तरीके से जो है आपने वोकर देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो वोकर देखा होगा, इस तरीके से इस पे जो है वो लगे हुए थे, और वोकर की सहायता से भी जो है वो क्लाइंट चलता है। तो वोकर की सहायता से चलता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, लेकिन वो कर्च वॉकिंग नहीं होता है, तो वॉकिंग कर्च जो है वो नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट पूछा है, यानी कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वोकर कर्चेज नहीं है, बाकी तीनों तो है, ये देखो तीनों पे टिक मार्क है। आंसर क्या आएगा दोस्तों, वोकर कर्च। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग कर्चेज वेयर शुड द वेट बी प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन यूजिंग कर्चेज, जब हम कर्चेज का यूज लेते हैं तो हमें वेट को जो है वो प्राइमरीली कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां पूछा प्राइमरीली, ये भी चीज ध्यान रखना। अगर सिर्फ ये पूछता है कि वेट कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वेट जो है वो बेसिकली दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने आपको पहले बताया प्राइमरीली और सेकेंडरीली। प्राइमरीली में कहां पे डिपेंड होता है, प्राइमरीली में होता है जो हमारे पास में लेग है, ठीक है ना, जो पैर है वहां पे, और दूसरा हमारे पास में एल्बो है या दोनों हैंड्स है वहां पे। कभी भी एक्जिला पे जो है वो हम वेट बेयरिंग नहीं करते हैं, ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो प्राइमरीली जो है वो वेट कहां पे होता है, पैरों में होता है, और सेकेंडरीली कहां पे होता है, दोनों हाथों के अंदर में होता है। क्वेश्चन भी हमसे पूछा है कि कर्च वॉकिंग के दौरान जो है वो प्राइमरीली वेट जो है वो कहां बियरिंग होता है। तो देखते हैं, पहला है थ्रू आउट द हैंड एंड रिस्ट। दोस्तों थ्रू द हैंड्स एंड रिस्ट, हैंड एंड रिस्ट पे होता है, लेकिन ये प्राइमरी नहीं होता, ये सेकेंडरी होता है। क्या होता है, ये सेकेंडरी होता है, तो ये तो नहीं आएगा। अगर सेकेंडरी पूछता है, यहां पूछ रहा है व्हेन यूजिंग कर्चेज वेयर शुड द वेट बी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आ जाता है हमारे पास में थ्रू द हैंड्स एंड रिस्ट। नेक्स्ट है ऑन द अंडर आर्म, यानी कि अंडर आर्म पे होता है। जी नहीं दोस्तों, अंडर आर्म पे कभी भी नहीं होता है, क्योंकि इससे होगा तो एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑन द चेस्ट, जी नहीं, सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट ऑन द लेग एंड फिट, ठीक है, राइट आंसर जो है वो लेग और फिट्स पे आंसर आएगा हमारे पास में डी। क्लियर है। कहां पे होगा, प्राइमरीली जो है वो हमारे पास पैरों पे होगा, सेकेंडली हमारे पास में जो है वो हैंड्स एंड रिस्ट पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द यूजर पोजिशन दियर बॉडी व्हाइल वॉकिंग विथ कर्चेज। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब आदमी, या हाउ शुड यूजर पोजिशन दियर बॉडी व्हाइल वॉकिंग विथ कर्चेज। कोई भी पर्सन जो है वो कर्चेज के साथ वॉकिंग कर रहा है तो उसकी पोजीशन जो है वो क्या होती है। सिंपल पूछा है, हाउ शुड यूजर पोजीशन दियर बॉडी व्हाइल वॉकिंग विथ कर्चेज। जो पर्सन वॉकिंग कर्चेज के साथ वो करता है तो उसकी प्राइमरीली जो है वो पोजीशन किस तरीके से होती है। तो दोस्तों आपने बेसिकली देखा भी होगा कि प्राइमरीली जो है वो बेसिकली वो लीन फॉरवर्ड होता है और बैसाखियों को आगे की तरफ रखता है। चलो वन बाय वन करके लेते हैं। कीप द बॉडी अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, यानी कि बॉडी को जो है वो अपराइट रखता है और थोड़ा सा जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। तो दोस्तों ये जो है वो हमारे पास में प्रॉपर पोजीशन है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो कर्चेज की सहायता से जो है वो कर रहा है तो ये सबसे बढ़िया या सबसे टॉप जो है वो पोजीशन है। नेक्स्ट है लीन बैकवर्ड टू काउंटर बैलेंस द कर्चेज। कभी भी दोस्तों बैकवर्ड पोजीशन में नहीं रखा जाता, अगर ऐसा रहेगा तो पेशेंट या क्लाइंट कभी भी जो है वो गिर सकता है। नेक्स्ट है हंच फॉरवर्डेड टू पुट मोर वेट ऑन द कर्चेज। ठीक है,
हंच फॉरवर्डेड का मतलब होता है थोड़ा सा, और हंच फॉरवर्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा ज्यादा, एंड मोर वेट ऑन करचेज। जी नहीं दोस्तों, मोर वेट कभी भी जो है वो पुटअप नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ट्विस्ट द टोर्सो टू वन साइडेड व्हाइल वॉकिंग, यानी कि ट्विस्ट होगा और एक साइड में जो है वो ज्यादा रखेगा। जी नहीं दोस्तों, ये तो सबसे बैड पोजीशन है। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा कि स्ट्रेट रहना है और लीन फॉरवर्ड रहना है। स्ट्रेट द पोजीशन एंड लीन फॉरवर्ड की साइड में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर द असेंडिंग स्टेयर विथ करचेज। वही बार बार मैं बता रहा था आपको कि यहां क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सी जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, नीचे दिए गए में से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है फॉर असेंडिंग स्टेयर विथ करचेज। असेंडिंग स्टेयर मतलब जब सीढ़ियां चढ़ना है तब। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अप विथ गुड एंड डाउन विथ बैड। तो आपको जब भी स्टेयर चढ़ना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वो राइट है जब सीढ़ियां चढ़नी है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो गुड लेग है या जो अनअफेक्टेड लेग है उसको ऊपर रखते हैं, देन करचेज को रखते हैं, फिर गुड फुट को आगे रखते हैं, फिर करचेज को रखते हैं। ये हो गया अप साइड में या असेंडिंग में। डाउन में क्या होगा, पहले करचेज को रखेंगे फिर गुड वाली को रखेंगे, यानी कि बैड वाली को पहले, अफेक्टेड वाली को पहले और अनअफेक्टेड को बाद में। पहला है मूव द अनअफेक्टेड लेग अप फॉलोड बाय द करचेज एंड द अफेक्टेड लेग। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है फॉर असेंडिंग स्टेयर्स द करचेज, यानी कि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। यहां है मूव द अनअफेक्टेड लेग, यानी कि सबसे पहले अनअफेक्टेड लेग को लेंगे। तो अनअफेक्टेड लेग कौन सी होगी, अनअफेक्टेड लेग होगी गुड लेग, अफेक्टेड तो क्या होगी बैड लेग, फॉलोड बाय करचेज एंड अफेक्टेड लेग, यानी कि फिर जो है वो करचेज के साथ अफेक्टेड लेग को लेंगे। यस, अप विथ गुड, तो गुड लेग को हम आगे लेंगे, अनअफेक्टेड लेग है मतलब गुड लेग है। क्लियर है। नेक्स्ट है मूव द अफेक्टेड लेग अप, यानी कि सबसे पहले हम जो है वो अफेक्टेड लेग को ऊपर लेंगे एंड फॉलोड बाय द करचेज एंड अनअफेक्टेड लेग। जी नहीं दोस्तों, कभी भी अनअफेक्टेड को, कभी भी जो है वो अफेक्टेड को नहीं लेते हैं, ये तो उल्टा हो गया। नेक्स्ट है मूव द करचेज अप, यानी कि दोनों करचेज को ऊपर लेंगे, फॉलोड बाय अनअफेक्टेड लेग एंड द अफेक्टेड लेग। तो दोस्तों इसमें क्या है, मूव द करचेज अप, यानी कि पहले करचेज को लेंगे उसके बाद फॉलोड बाय अनअफेक्टेड लेग। जी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मूव द करचेज अप, यानी कि पहले जो है वो करचेज को लेंगे फॉलोड बाय अफेक्टेड लेग एंड द अनअफेक्टेड लेग। दोस्तों ये डाउनवर्ड में होगा, ना कि अपवर्ड में होगा। ये डाउनवर्ड में जो है वो सीक्वेंस है, ये अपवर्ड में है, ये असेंडिंग में है और ये डिसेंडिंग में है। क्लियर है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारे पास में ए। फर्स्ट ऑप्शन भी जो है वो राइट है। इतना ज्यादा जो है वो कंफ्यूजिंग नहीं है दोस्तों, सिंपल आपको माइंड में जो है वो सिर्फ 2-3 चीजें ही जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करचेज गेट पैटर्न इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट विथ पार्शियल वेट बेयरिंग ऑन वन लेग। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, वन लेग की जहां पे भी बात आ जाएगी तो आपको कौन सा पॉइंट देखना है, यस वही पॉइंट आपको जो है वो ऑप्शन में बताना है। पहला ऑप्शन है 3 पॉइंट गेट, दूसरा है 4 पॉइंट गेट, स्विंग टू गेट, 2 पॉइंट गेट। इन चारों में से वो बताना है। और मैंने आपको बार बार बताया था इसको ऑर्थोपेडिक गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक ही पैर पे जो है वजन होता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है वो आप आंसर दीजिए। और साथ के साथ जो है वो पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो चीज भी बताइएगा। और अगर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बताइएगा। बहुत सारे लोगों का एनेस्थेसिया है आया था पिछले कमेंट में, उसको नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करवा देंगे। तो आंसर इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है A patient with lower extremity fracture required crutches for non-weight bearing. How should the nurse instruct the patient to use the crutches? ठीक है, यानी कि यहां पे दिया गया है कि एक पेशेंट है विथ लोअर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर रिक्वायर्ड crutches और नॉन वेट बेयरिंग। हाउ शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज द crutches? यानी कि एक क्लाइंट है जिसको क्या है कि लोअर एक्सट्रीमिटी जो है वो फ्रैक्चर है,
यानी कि पैरों में जो है वो फ्रैक्चर है और रिक्वायर्ड करचेज, उसको जो है वो करचेज की जरूरत है। फॉर नॉन बियरिंग हाउ शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज करचेज, यानी कि करचेज को जो है वो किस तरीके से यूज में लेना है। लोअर साइड में फ्रैक्चर है, अब उसको नर्सेज जो है वो बताएगी। नेक्स्ट है प्लेस बोथ करचेज अंडर द आर्म एंड होप ऑन द अनअफेक्टेड लेग्स, यानी कि वो बोल रही है कि यहां पे जो है कि प्लेस द बोथ करचेज अंडर द आर्म, यानी कि दोनों करचेज को जो है वो अंडर द आर्म रखो एंड होप ऑन द अनअफेक्टेड लेग, यानी कि अब जो है वो आपको उस अनअफेक्टेड लेग पे जो है वो वजन डालना है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही करना है। दोनों करचेज को जो है वो आपको अंडर आर्म में रखना है और जो अनअफेक्टेड लेग है, अनअफेक्टेड मतलब अच्छी वाली लेग है, उस पे वेट डालना है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्लेस बोथ करचेज अंडर द आर्म, यानी कि दोनों करचेज को अंडर आर्म रखना है, ठीक है। एंड वेट बियर ऑन द अफेक्टेड लेग, यानी कि आपको अफेक्टेड लेग पे जो है वो वजन डालना है। जी नहीं, कभी भी नहीं। नेक्स्ट प्लेस वन करचेज अंडर द आर्म, यानी कि एक करचेज को जो है वो आर्म के नीचे रखना है ऑन एंड अफेक्टेड साइड एंड होप ऑन द अनअफेक्टेड लेग, और उसे बोला है कि उसके बाद जो है वो अनअफेक्टेड पे डालना है। बिल्कुल अनअफेक्टेड पे डालते हैं, लेकिन कभी भी वन करचेज पे नहीं होता है। वन करचेज तो जो है वो डेंजरस है। नेक्स्ट प्लेस वन करचेज अंडर द, सेम वही चीज आ गई है, उसमें भी हमारे पास में उसमें अफेक्टेड लेग पे है, तो ये चीज भी नहीं आएगी। आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग द कर्च हाइट, यानी कि व्हाट इज द पर्पज फॉर एडजस्टिंग द कर्च हाइट, कर्च हाइट को जो है वो एडजस्ट करने का पर्पज क्या है। आपने देखा होगा कि कर्च को जो है वो ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि कर्च को जो हम ऊपर नीचे करते हैं उसका बेसिकली पर्पज क्या है। पहला है टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन रिस्ट, ठीक है ना, रिस्ट, यानी कि हमें जो है टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन रिस्ट, रिस्ट पे जो स्ट्रेस है उसको कम करना है। जी नहीं दोस्तों, इसके लिए नहीं करना है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड ए कंफर्टेबल हैंड ग्रिप पोजीशन, यानी कि कंफर्टेबल हैंड ग्रिप पोजीशन के लिए। जी नहीं दोस्तों, अगर आपने सही पोजीशन रखा है, सही वेट बेयरिंग रखा है, तो पोजीशन ऑटोमेटिकली जो है वो सही आएगी। नेक्स्ट है टू एंश्योर प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यस, हमने जो हाइट रखनी है करचेज की वो इस तरीके से रखनी है ताकि टोटल जो वेट बेयरिंग जो है वो आसानी से या दोनों साइड जो है वो अच्छे से हो सके। तो सी ऑप्शन राइट है। टू प्रिवेंट कर्च स्लिपेज, ठीक है, यानी कि करचेज स्लिपेज को प्रिवेंट करने के लिए। जी नहीं दोस्तों, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कि वेट बेयरिंग सही तरीके से हो सके इसके लिए। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास में जो है वो हमने पढ़ा कर्च वॉकिंग। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको जो क्रीम चीजें हैं वो सारी चीजें बताई है। अगर आप माइंड से, अगर स्थिर माइंड से अगर आप देखोगे तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको 3 मिनट के अंदर ये सारी जो है वो सारा कंप्लीट समरी बता दूंगा। हमने क्या देखा था कि अगर करचेज की सहायता से चलते हैं तो उसको बोलते हैं कर्च वॉकिंग। वॉक कर रहे हैं, कर्च की सहायता से कर रहे हैं, इसलिए बोला कर्च वॉकिंग। क्लियर है। उसके बाद हमने की पॉइंट लिए, हाइट रखनी है हमें टोटल हाइट से 16 इंच कम रखना है। क्लियर है। दूसरा, वेट नहीं डालना है वरना ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज हो जाएगा, और ब्रेकियल प्लेक्सस में भी जो है वो बेसिकली है एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। क्लियर है। दोनों के बीच में कितना, आर्म पिट और हमारे एक्सिलरी स्टैंड के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 2 to 3 फिंगर्स का जो है वो गैप होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमने कहा कि दोनों एक्सिलरी के बीच में जो है वो टोटल है 13 इंच। फुट और हमारे पास में जो करचेज है उसके बीच में 4 to 6 इंच। स्टेप हमें कितना लेना है? वो लेना है दोस्तों 6 to 10 इंच, यानी कि 15 to 25 सेंटीमीटर। बस इतना ही हमने जो वो देखा था। उसके बाद इसके थे टाइप में हमने क्या देखा था? टाइप में हमने 4 पॉइंट गेट में, 4 पॉइंट में आपको 4 अलग अलग स्टेज रखनी है। ठीक है। राइट करचेज, लेफ्ट लेग, और लेफ्ट करचेज, राइट लेग, ये चारों अलग अलग चलेगी। 1 2 3 4 बस। 2 पॉइंट गेट में क्या था? 2 स्टेज में चलेगी, यानी कि पहली दूसरी को मिक्स कर दो और तीसरी चौथी को मिक्स कर दो। राइट करचेज लेफ्ट लेग और लेफ्ट करचेज राइट लेग, ये हो गया 2 पॉइंट गेट।
और ये दोनों चीज काम में ली जाती है जब दोनों पैरों में थोड़ा थोड़ा वजन हमें डालना है। अब आ जाता है 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में एक टांग कभी भी नीचे नहीं टिकाई जाती, सिर्फ एक टांग ही जो है वो ऊपर रहती है, एक टांग पूरी टिकी हुई रहती है। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट गेट, जिसको ऑर्थोपेडिक गेट के नाम से भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चलते हैं, सिंपल। उसके बाद आता है हमारे पास में पॉइंट टू गेट, ठीक है, एंड थ्रू आउट गेट, ठीक है। क्या था? पॉइंट टू गेट, थ्री आउट गेट। पॉइंट टू गेट में क्या था हमारे पास में कि हम आगे बढ़ते हैं लेकिन कभी भी जो है वो एक्सिलरी लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। एंड थ्रू आउट गेट में क्या करते हैं कि हम जंप करके उससे भी आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद में था हमें सीढ़ियों पे चढ़ना कैसे, उतरना कैसे। चढ़ना है अच्छी टांग से, उतरना है बैड टांग से, बस। अप विथ गुड, बैड विथ डाउन, सिंपल। तो अच्छी, सबसे पहले हम अच्छी टांग को ऊपर लेंगे। अच्छी टांग इन द सेंस अनअफेक्टेड, जो पावरफुल है, तो अच्छी टांग को ऊपर लेंगे। फिर हम करचेज और लेफ्ट वो जो अफेक्टेड टांग है उसको लेंगे। फिर अच्छी टांग को ऊपर, फिर करचेज और अफेक्टेड टांग को ऊपर। क्लियर है? ऐसे डाउन करेंगे तो सबसे पहले जो है वो जो अफेक्टेड लेंगे उसको लेंगे नीचे की साइड में, फिर करचेज को लेंगे और गुड वाली को बाद में लेंगे। क्लियर हो गया? ऐसे हमें कब कैसे बैठना है और कैसे उठना है, तो हमेशा कमजोर को सहारा देना है। जिस साइड में आपको बैठना है तो जिस साइड में अफेक्टेड है उस साइड में सपोर्ट रखना है, और जब उठोगे तभी भी जिस साइड में अफेक्टेड है उस साइड में रखना है। क्लियर है? तो दोस्तों इसी क्लास के साथ में जो मैंने आपको डायग्राम बनाए थे वो आप दिमाग में बैठा लो, कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।